सभी बच्चों का स्वागत है आज की इस वीडियो में जो कि है हिस्ट्री इतिहास बीए फर्स्ट ईयर के और फर्स्ट सेमेस्टर के जिन बच्चों का पेपर अब होने वाला है एंशिएंट एंड अर्ली मिडविल इंडिया टिल 1206 एडी तक। तो आज की इस वीडियो में हम लगभग हर यूनिट से 30-30 क्वेश्चन करेंगे वन लाइनर, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको 50% पेपर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही सेट किए हैं, तो आज की इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और मैं आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ये आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम यूनिट नंबर फर्स्ट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन इतिहास किसे कहते हैं। तो जब से हमने लिखना प्रारंभ किया है उससे लेकर लगभग 700 ईस्वी तक के इतिहास को हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। भारत में प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं उसमें आपके साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण। इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति किस भाषा से हुई है वो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द। संस्कृति का जो अर्थ है वो है मानव द्वारा विकसित जीवन शैली और मूल्यों का समुच्चय। भारतीय संस्कृति की विशेषता जो है, प्रमुख विशेषता है विविधता में एकता। परंपरा से क्या आशय है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मान्यताएं और रीति रिवाज। भारत का जो प्राचीन नाम है वो है आर्यव्रत। भारत के प्राचीन इतिहास के जनक के रूप में हम कर्नल जेम्स टोड को देखते हैं। भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखने वाला पहला विदेशी इतिहासकार जो था वो थे मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की जो एक बुक है उसका नाम है इंडिका। फाहियान किस देश का यात्री था, तो वो चीन का था। ह्वेनसान भारत कब आया, तो वो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। भारतीय ज्ञान प्रणाली से क्या तात्पर्य है, भारत में प्राचीन शिक्षा, विज्ञान, दर्शन और तकनीकी परंपरा। भारतीय ज्ञान प्रणाली का जो मुख्य आधार है वो है वेद। वेदों की संख्या 4 है। और ऋग्वेद किस विषय से संबंधित है, तो वो है देवताओं की स्तुति से संबंधित। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो लेखन से पूर्व के मानव इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, वो है 3। पाषाण काल का पहला चरण उसको हम बोलते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के मानव का मुख्य पेशा था शिकार और खाद्य संग्रह। मध्यपाषाण काल की जो मुख्य विशेषता है वो है सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कृषि का विकास। नवपाषाण काल में मानव किस धातु का प्रयोग करता था, वो है पत्थर के बने हुए औजार। अग्नि का आविष्कार जो है पुरापाषाण काल में हुआ। भारत में नवपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है, तो वो है मेहरगढ़। इतिहास लेखन को क्या कहा जाता है, तो वो है इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोरियोग्राफी। पुरातत्व का संबंध किससे है, वो है भौतिक अवशेषों के अध्ययन से। शिलालेख किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं, वो है पुरातात्विक स्रोत। भारतीय संस्कृति की निरंतरता किससे स्पष्ट होती है, वो है परंपराओं से। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य क्या है, वह है भारत की सभ्यता, संस्कृति और विकास को समझना। तो जो भी यूनिट नंबर फर्स्ट के इम्पोर्टेंट थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम यूनिट नंबर 2 के करते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले तो यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो वो है दयाराम साहनी ने की थी। और इसका जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है, तो वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। इस सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो है मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा स्थल किस नदी किनारे है, वो है रावी नदी। मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे है, वो है सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं, वो है ग्रिड प्रणाली। इस सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रात्मक है और इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। महान स्नानगार कहाँ पर स्थित है, वो है मोहनजोदाड़ो में। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातुओं को जानते थे, वो है तांबा और कांसा। उसके बाद आपका वैदिक काल आता है। वैदिक काल का जो प्रमुख स्रोत है वो है वेद। ऋग्वेद का जो काल समय है वो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। ऋग्वैदिक समाज की जो प्रमुख इकाई थी वो है परिवार। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, वो है इंद्र। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी, राजनीतिक संस्थाएं।
ऋग वैदिक का समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? सरल और लचीली। उसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि। उस काल की प्रमुख जो फसल थी वो है धान। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कठोर। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों की स्थिति अत्यधिक प्रभावशाली थी। राजा की शक्ति उत्तर वैदिक काल में कैसी हो गई थी? अधिक सशक्त। उत्तर वैदिक काल में कर का प्रमुख नाम बलि। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का क्या था? तो उनका महत्व घट गया था। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग क्यों महत्वपूर्ण था? कृषि विस्तार के लिए। गोत्र प्रथा का विकास किस काल में हुआ? वो है उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट किस काल में आई? तो वह है उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल का अंत किस नए युग की ओर संकेत करता है? तो वह है महाजनपद काल की ओर। अब जो यूनिट नंबर 3 है इसमें आप मगध साम्राज्य का उदय और मौर्य वंश, जिसमें आप चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक महान, कौटिल्य एवं उसका अर्थशास्त्र। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है मगध साम्राज्य का उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो वह है गंगा घाटी क्षेत्र में। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी प्रारंभिक वो थी राजगृह, और जो दूसरी राजधानी थी इनकी वो है पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य के उत्थान का जो प्रमुख कारण था वो था भौगोलिक स्थिति और लोहे की उपलब्धता। मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो मार्गदर्शक थे वो थे कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त ने किस विदेशी शासक को पराजित किया? तो सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि कब हुई? तो 305 ईसा पूर्व में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया? तो श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार का दूसरा नाम था अमित्रघात। बिंदुसार के दरबार में आया यूनानी राजदूत कौन था? डायमेकस। अशोक किस वंश का महान शासक था? मौर्य वंश का। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? लगभग 269 ईसा पूर्व। अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। अशोक की धम्म नीति का उद्देश्य था नैतिकता और अहिंसा का प्रचार। अशोक की अभिलेख किस लिपि में है? तो वह ब्राह्मी और खरोष्ठी। अशोक के अभिलेखों में किस नाम से जाना जाता है? तो देवानंद, प्रिय और प्रियदर्शी। अशोक के स्तंभ किस कला शैली के उदाहरण है? तो मौर्य कला। कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो था विष्णुगुप्त, जो कि कौटिल्य चंद्रगुप्त के गुरु थे। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो भी कौटिल्य हैं। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? वो है शासन और राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंग बताए? 7। मौर्य वंश की प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीकृत था और शासन व्यवस्था। उस टाइम की जो शासन व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत थी। मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा गया? भाग। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा? गुप्तचर। अशोक ने शासन का प्रमुख आदेश क्या था? धम्म विजय। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था भद्रदत्त। उसके बाद जो यूनिट नंबर 4 है वो है गुप्त वंश और प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, जिसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक उदय किस शासक से माना जाता है? वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट से। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किस उपाधि को धारण किया? तो वह है महाराजा धीराज की। चंद्रगुप्त फर्स्ट की रानी का नाम कुमार देवी। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किस वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? लक्षवी वंश से। समुद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं? वह है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त की विजय का विवरण किस अभिलेख से मिलता है? तो वह है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त किस कला में निपुण थे? तो वह संगीत में। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन सी आकृति मिलती है? वीणा बजाते हुए की। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वह विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया? रुद्र सिंह थर्ड को। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? वो है फाहियान। फाहियान ने किस विषय पर विशेष वर्णन किया है? तो गुप्तकालीन समाज और प्रशासन। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम की जो कला है, साहित्य है और विज्ञान, उसमें काफ़ी उन्नति हुई है। गुप्त काल में शासन के प्रमुख विशेषता क्या थी? विकेंद्रीकरण। गुप्त काल की राजभाषा थी संस्कृत। कालिदास किस काल के महाकवि थे? गुप्त काल के। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? कालिदास। गुप्त काल में दशम प्राणी का विकास किसने किया? तो वह है आर्यभट्ट ने। उनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है
आर्यभट्टीय। गुप्त काल की प्रमुख कला शैली मंदिर स्थापना कला। गुप्त काल का जो प्रमुख मंदिर का उदाहरण है वो है देवगढ़ और दशावतार मंदिर। गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता है? अग्रग्रह, अग्रहार। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? वो है हिंदू धर्म। गुप्त काल के जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हैं वो है नालंदा और तक्षशिला। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक परंतु सीमित। गुप्त साम्राज्य के पतन का एक कारण क्या था? हूण आक्रमण। गुप्त काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सांस्कृतिक उत्कर्ष। यूनिट नंबर 5 में आप पढ़ेंगे हर्षवर्धन का युग और राजपूतों का राज्यों का उदय, जिसमें आप प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो वो है पुष्पभूति वर्धन वंश से। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक माना गया है। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के शासन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ह्वेंसांग का विवरण। ह्वेंसांग जो है भारत 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया। हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया? बौद्ध धर्म को। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित प्रसिद्ध सभा कौन सी थी? कन्नौज सभा। हर्षवर्धन स्वयं किसके लेखक था? नाटक का। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? रत्नावली। उसके बाद राज्यों का जो राज्य उदय हुआ है राजपूतों का, राजपूत का जो काल है वो लगभग 8वीं शताब्दी से माना जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो था नागभट्ट फर्स्ट। प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? कन्नौज। प्रतिहारों ने किस विदेशी आक्रमण को रोका? अरब आक्रमण को। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी। चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया? तो हर्षवर्धन को। परमार वंश की राजधानी क्या थी? धार। परमार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? भोज। राजा भोज किस विषय के विद्वान थे? वह साहित्य और विज्ञान। चौहान वंश की राजधानी क्या थी? अजमेर। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। पृथ्वीराज चौहान किस वंश से संबंधित थे? चौहान वंश से। पृथ्वीराज चौहान किसे युद्ध में हराया? मोहम्मद गोरी को। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ और त्राइन का द्वितीय युद्ध, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, 1192 में हुआ। राजपूत काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? सामंतवादी व्यवस्था। राजपूतों का प्रमुख धर्म कौन सा था? हिंदू धर्म। राजपूत काल में प्रमुख कला कौन सी थी? मंदिर स्थापत्य कला। राजपूत काल का अंत किस घटना से हुआ? वो है तुर्की शासन की स्थापना से। उसके बाद जो नंबर 6 है वो उसमें है भारत में सामंतवाद का उदय। सामंतवाद का क्या मतलब है? भूमि अनुदान पर आधारित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को सामंतवाद कहते हैं। भारत में सामंतवाद का उदय कब हुआ? गुप्तोत्तर यानी कि गुप्त काल के बाद। सामंतवाद के विकास का प्रमुख कारण भूमि अनुदान प्रथा। भूमि अनुदान को क्या कहा गया? अग्रहार। भूमि अनुदान किस दिया जाता है? ब्राह्मणों को और अधिकारियों को। सामंतों का प्रमुख कर्तव्य क्या था? राजा को सैनिक सहायता देना। सामंतवाद का संबंध किस आर्थिक व्यवस्था से था? तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से। सामंतवाद में राजा की शक्ति कैसी हो गई? कमजोर। सामंतों के अधीन रहने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? कृषक या शूद्र। भारत में सामंतवाद का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? ग्रामीण क्षेत्र में। सामंतवाद का उदय का सामाजिक प्रभाव क्या था? जाति व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण। सामंतवाद के कारण व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा? व्यापार में गिरावट आई। सामंतवाद में नगरों की स्थिति कैसी हो गई? नगरों का पतन हुआ। सामंतवाद में कर प्रणाली कैसी थी? अत्यधिक कर भार। सामंतवाद में के काल में दास प्रथा का स्वरूप कैसा था? कृषि दास था। सामंतवाद के विकास से किस वर्ण को लाभ हुआ? तो सामंत और ब्राह्मण वर्ग को। सामंतवाद का प्रशासन प्रभाव क्या था? विकेंद्रीकरण। भारत में सामंतवाद के अध्ययन से जुड़े प्रमुख इतिहासकार कौन थे? R.S. शर्मा। R.S. शर्मा ने सामंतवाद के विकास को किस से जोड़ा? भूमि अनुदान और आर्थिक पतन से। सामंतवाद में कृषकों की स्थिति कैसी होगी? शोषित। सामंतवाद का सैन्य प्रभाव क्या था? निजी सेनाओं का विकास। सामंत को प्राप्त अधिकार किस प्रकार के थे? प्रशासनिक और न्यायिक। सामंतवाद का धार्मिक प्रभाव क्या था? ब्राह्मणों का वर्चस्व। सामंतवाद में न्याय व्यवस्था कैसी थी? स्थानीय सामंतों के अधीन। सामंतवाद के कारण राज्य की एकता पर क्या प्रभाव पड़ा? राजनीतिक विघटन। सामंतवाद में उत्पादन का प्रमुख साधन क्या था? भूमि। सामंतवाद की समाप्ति का प्रमुख कारण केंद्रीय शक्ति का पुनः उदय। सामंतवाद के पतन से नई व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त हुआ। सुल्तानकालीन प्रशासन। भारत में सामंतवाद की विशेषता क्या थी? भूमि आधारित शक्ति संरचना। सामंतवाद से ऐतिहासिक महत्व क्या है?
मध्यकालीन भारतीय समाज की संरचना को समझना। इसके बाद आप जो यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे उसमें हिंदुओं के रीति रिवाज, संस्कार और विश्वास। हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। हिंदू धर्म पद धातु का मुख्य आधार क्या था? धर्म। हिंदू जीवन पद्धति का मुख्य आधार था धर्म। संस्कार से क्या तात्पर्य? जीवन में महत्वपूर्ण अवसरों से जुड़े धार्मिक कृत्य है। हिंदू धर्म में कुल कितने संस्कार माने गए हैं? 16। जन्म से संबंधित पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। विद्या आरंभ से संबंधित संस्कार क्या कहलाता है? विद्यारंभ संस्कार। विवाह संस्कार का उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक दायित्वों की पूर्ति। अंतिम संस्कार को क्या कहा जाता है? अंत्येष्टि। हिंदू समाज में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ। मोक्ष का अर्थ जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत का क्या अर्थ है? कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति। पुनर्जन्म की अवधारणा किससे जुड़ी है? कर्म सिद्धांत से। हिंदू धर्म में ईश्वर के कितने रूप माने जाते हैं? अनेक। त्रिदेव कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पूजा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईश्वर की उपासना और कृपा प्राप्ति। यज्ञ का क्या अर्थ है? अग्नि में आहुति देकर देवताओं की पूजा। व्रत का उद्देश्य आत्मसंयम और धार्मिक शुद्धता। तीर्थ यात्रा का महत्व क्या है? पुण्य की प्राप्ति। हिंदू समाज के 4 आश्रम आश्रम व्यवस्था के कितने चरण हैं? 4। गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य परिवार और समाज का पालन। संन्यास आश्रम का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था का आधार क्या है? कर्म। श्रद्धा का हिंदू धर्म में क्या महत्व है? धार्मिक विश्वास की नींव। पितृ पूजा किस विश्वास से जुड़ी है? पूर्वजों की आत्मा की शांति से। श्रद्धा कर्म क्यों किया जाता है? पितरों की तृप्ति के लिए। हिंदू धर्म में उपवास का उद्देश्य आत्मशुद्धि। धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन कौन करता है? ब्राह्मण। हिंदू विश्वासों में प्रकृति का क्या स्थान है? पूजनीय। हिंदू रीति रिवाजों की सबसे बड़ी विशेषता है विविधता और सहिष्णुता। इसके बाद जो यूनिट नंबर 8 है वो है भारत में इस्लाम का आगमन, जिसमें आप महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण। भारत में इस्लाम का आगमन कब माना जाता है? 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित है? गजनवी वंश से। महमूद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और साम्राज्य विस्तार। महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध युद्ध में लूटा? महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध में मंदिर लूटा? तो वह है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वो है गुजरात में। महमूद गजनवी की राजधानी गजनी। महमूद गजनवी के आक्रमणों पर भारत पर क्या पड़ा? राजनीतिक अस्थिरता। महमूद गजनवी के समकालीन भारत का शासक कौन था? प्रतिहार और चौहान शासक। मोहम्मद गोरी किस वंश से संबंधित है? गौरी वंश से। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में स्थायी शासन की स्थापना। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ उसमें कौन विजय हुआ? पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई? वह है मोहम्मद गोरी की। पृथ्वीराज चौहान किस युद्ध में पराजित हुआ? तराइन के द्वितीय युद्ध में। मोहम्मद गोरी ने भारत में शासन किसके माध्यम से चलाया? अपने गुलामों के माध्यम से। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? धामीक, पंजाब में। गोरी आक्रमणों का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी में मुख्य अंतर क्या था? एक लुटेरा था, दूसरा शासक। गजनवी आक्रमणों के से किस भारतीय शासक शक्ति का पतन हुआ? प्रतिहार शक्ति का। गोरी आक्रमणों ने किस काल का अंत किया? राजपूत काल का। इस्लाम का प्रसार का एक माध्यम क्या था? सूफी संत। भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत किससे मानी जाती है? मोहम्मद गोरी से। 1206 ईस्वी में का ऐतिहासिक महत्व क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो यहाँ तक हमने यूनिट नंबर फर्स्ट से लेकर 8 तक के लगभग सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। और इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से देख लें। एक वीडियो और मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता दूंगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।